अस्सलाम वालेकुम सीरिया चंद में खुशामदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं, अपना बहुत ख्याल रखें। ऑफ कोर्स कोशिश करें कि जितना भी हो सके काइंडनेस के साथ पेश आएं। याद रखें कि हम सबका हमारी सोसाइटी में, कम्युनिटी में बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन होता है और जहाँ पर हम चाहते हैं कि हम दुनिया को बदल सकते हों, लोगों को बदल सकते हों, आई थिंक सबसे पहले आपको अपने साथ शुरुआत करनी पड़ती है। अगर आप अपने आप को बदल सकते हैं, अपनी डेली इंटरेक्शंस के अंदर, अपनी डेली डीलिंग्स के अंदर अगर आप बेहतरी ला सकते हैं, तो आगे चलकर आप अपनी कम्युनिटी में पॉजिटिवली इम्पैक्ट करते हैं, एक अच्छी एग्जाम्पल सेट करते हैं। और इसी तरह से अगर हम सब अपना किरदार अदा करें, अपना कंट्रीब्यूशन देते रहें, तो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें हमारी सोसाइटी में जो आज हमें परेशानी देती हैं या जिनकी वजह से लोग परेशान होते हैं, स्ट्रेस आउट होते हैं, वो बदल सकती हैं। हमेशा दूसरों के साथ उस तरह से बिहेव करें जैसे आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ बिहेव करें। अगर आप ये समझेंगे कि आप जिस तरह मर्जी बिहेव करते रहें और लोग आपके साथ अच्छा बिहेव करें, तो यूजुअली वो नहीं हो पाता है। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि उस तरह से अपना बिहेवियर रखें जिस तरह से आप चाहते हैं कि दूसरे लोग आपके साथ बिहेव करें। और जब हम सब कोशिश करेंगे कि अच्छा बिहेव करें, तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें खुद ही जो हैं वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। आगे बढ़ते हुए आपको पता है हमारी हमेशा कोशिश रहती है फैसला बादशाह के हवाले से इंपॉर्टेंट इश्यूज़ के बारे में ज़रूर बात करें। जितनी भी इस वक्त हम अगर देखते हैं, एनालाइज करते हैं सिचुएशन को, आपको रियलाइज़ होगा कि हमारी इकॉनमी इस वक्त मेजरली स्ट्रगल कर रही है। ना सिर्फ ये, लेकिन अगर हम फ्लड की सूरत हाल देखते हैं जो कि करंटली हमारे मुल्क का एक काफ़ी बड़ा हिस्सा इम्पैक्टेड है फ्लड्स की वजह से। ना सिर्फ वहाँ पे जो इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन हुई है, ज़िंदगियाँ, फैमिलीज़ जो कि उजड़ गई हैं, और बहुत सारे और भी इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से इश्यूज़ जो कि अभी नहीं, फूड सिक्योरिटी के हवाले से इश्यूज़ जो कि ऑफ कोर्स जैसे जैसे पानी रिसीड होगा उस तरह से चीज़ें और क्लियर होती जाएंगी। इस वक्त सिर्फ एक वेग आइडिया है कि क्या डैमेज है, क्या नंबर्स हैं, कितने लोग इम्पैक्ट हुए हैं, लेकिन एक्चुअली में जब तक हमें फुल एक्सटेंट का अंदाज़ा नहीं होता, तब तक हम पूरी तरह से अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे कि हम कहाँ पर इस वक्त स्टैंड करते हैं। इकोनॉमिकली अगर हम देखते हैं, इन फ्लड से पहले ही पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा था और पोस्ट फ्लडिंग ये आगे ऐसे ही बढ़ता रहेगा अगर हम अभी से किसी प्लानिंग के साथ नहीं चल पाते हैं। ऑफ कोर्स बहुत सारे डिफरेंट ममालिक की तरफ से, ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से, एसोसिएशंस की तरफ से इस वक्त फंडिंग की जा रही है, इस वक्त डोनेशन ड्राइव्स जारी हैं और कोशिश की जा रही है कि इस वक्त में एक साथ होकर अपने नेशनल इंटरेस्ट का सोचें, उन लोगों का सोचें जो कि इम्पैक्ट हुए हैं, और कोशिश करें कुछ के चीज़ों को बेहतर किया जा सकता हो। इस पर भी बात करेंगे और किस तरह से इसका इम्पैक्ट ओवरऑल हमारी इकोनॉमी के ऊपर होगा। इस इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा से रीबिल्ड करने में, इन लाइफ्स को एक दफ़ा दोबारा से रीबिल्ड करने में क्या चीज़ें चाहिए होंगी, किस तरह से हम सब कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और क्या हमारी गवर्नमेंट, क्या हमारी इदारे इस वक्त तैयार हैं इस डिज़ास्टर से डील करने के लिए, क्या हम इस डिज़ास्टर से डील करने के लिए पहले तैयार थे। तो इसमें प्री एंड पोस्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट के हवाले से भी ज़रूर बात करेंगे कि क्या हमारी प्लानिंग थी इस हवाले से, क्यों हम लोगों को पहले से आगाह नहीं कर पाए, क्यों हम पहले से इस चीज़ को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए, लोगों को वक्त पर इवैक्यूएट क्यों नहीं कर पाए। कुछ इलाकों में हुआ भी, बट बाकी इलाकों में क्यों ये मुमकिन नहीं हो पाया, और इसकी क्या इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शंस थी, क्या इकोनॉमिकली हम तैयार थे एक इस तरह के डिज़ास्टर के लिए। मज़ीद गुफ्तगू करें उससे पहले मैं इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। हमारे साथ अब्दुर्रहमान मौजूद हैं, हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं। आपको वेलकम करते हैं अब्दुर्रहमान, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। इसी के साथ अहमद शेख भी हमारे साथ मौजूद है जो कि इकोनॉमिस्ट हैं। आपको वेलकम करते हैं शो में, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। अब्दुर्रहमान, जिस तरह मैं बात कर रही हूँ, यूजली कंट्रीज़ में अगर आप देखते हैं एज एन एग्जाम्पल प्री एंड पोस्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट की जाती है और पूरी प्लानिंग होती है कि खुदा न खास्ता अगर किस तरह की डिज़ास्टर, नेचुरल डिज़ास्टर हो सकता है। ना सिर्फ ये प्रिडिक्शन की जाती है कि किस तरह की डिज़ास्टर्स मुमकिन है, बट ऑल्सो उनके लिए एक पूरा फंड बनाया जाता है सेपरेटली, और पूरी तरह से प्रिपेयर्ड खुद को रखा जाता है। हम अपना फोकस इकोनॉमी की तरफ रखेंगे और किस तरह से फाइनेंशियली इस वक्त क्या हम प्रिपेयर्ड हैं इस नेचुरल डिज़ास्टर से डील करने के लिए, क्या आने वाले वक्त में जिस तरह से हमें फंडिंग इस वक्त डिफरेंट कंट्रीज से रिसीव हुई है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से हुई है, इनफैक्ट विद इन पाकिस्तान बहुत ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की तरफ से काफ़ी ज़्यादा फंडिंग रिसीव हुई है, क्या उसके अलावा हम प्रिपेयर्ड हैं फाइनेंशियली इस क्राइसिस से डील करने के लिए, और क्या इस फंडिंग से डिफरेंस पड़ता है हमारी इस मैनेजमेंट को लेकर? थैंक यू। देखिए फातिमा, जैसे आपने बात की, ये बड़ी वैलिड बात है कि जब आइडिया था कि इस बार जो मानसून है वो पहले से ज़्यादा होंगे,
लेकिन इतनी बारिशें ज़्यादा होंगी शायद किसी को भी अंदाज़ा नहीं था, पीडीएम में भी तैयार नहीं था, एनडीएम में भी तैयार नहीं बैठा था, क्योंकि पिछला वर्ष जो हमने गुजारा है वो खासा जो है वो खुश्क साली का साल था। कई बार गुफ्तगू की, नहरें खाली थीं, दरिया खाली, डैम खाली है, वो तमाम चीज़ें जो है वो खुश्क साली का सामना था, पैदावार तबाह हो रही थी, फसलों पे डैमेजिंग हो रही थी सूरत हाल। लेकिन कहा जा रहा था कि ये मानसून ज़्यादा होंगे, लेकिन इतनी ज़्यादा बारिशें होंगी कि ये कोई 30 साला रिकॉर्ड भी टूट जाएगा, ये अंदाज़ा नहीं था। पाकिस्तान की तारीख़ में सैलाब बहुत आए हैं, 10 साल में एक आध सैलाब आता रहता है, लेकिन इतना बड़ा जो सैलाब जिसने हर सूबे को मुतासर किया है, ये पहली बार आया है। यहाँ पर कई चीज़ें आई हैं कि डैम ना होना भी एक वजह है, बारिशें बहुत ज़्यादा हो गई हमारी, जिस तरह की मैनेजमेंट होती है वो सारी चीज़ें, लेकिन बहरहाल जो पानी है जब इतना ज़्यादा आ जाता है ना, फिर किसी का जोर नहीं चलता। जो एडमिनिस्ट्रेशन पर तनकीद अपनी जगह, लेकिन बहरहाल ये एक जो है वो समझ लें एक हादसा है या एक आफत है, इसका मुकाबला जो है वो पोस्ट फ्लड ही किया जा सकता। पहले तो कुछ अंदाज़ा नहीं होता कि कितना बड़ा होगा, फिर शुरू के दिनों में इसको इम्पोर्टेंस ना देना भी एक बड़ी वजह बनी। फिर जैसा कि आप देखते हैं कि यहाँ पर पे दर पे हुकूमतें तब्दील होती रहीं, उनकी वजह से भी एक इशू बना रहा कि यहाँ पर पंजाब में किसकी हुकूमत होगी, मरकज़ में किसकी होगी, ये एक बहुत बड़ा मामला था। एंड बेसिकली कोई भी पॉलिसी हमारे पास आई थिंक तैयार नहीं थी, ना ही हम प्रिपेयर्ड थे इस लेवल के नेचुरल डिज़ास्टर के लिए। एंड आई थिंक सबसे ज़्यादा सफ़र एट द एंड इकॉनमी करती है, और अफसोस की बात यह है कि इस वक्त में भी इन्फ्लेशन हमें आउट ऑफ कंट्रोल ही नज़र आती है। हमें महंगाई किसी भी तरह से कम होती हुई नज़र नहीं आ रही। जो एरियाज़ फ्लडेड नहीं भी हैं वहाँ पर भी अगर आप देखें तो इस वक्त ज़रूरी अशिया जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उनकी प्राइसेस भी आपको स्काई रॉकेट करती हुई नज़र आ रही है। एक आम शख्स के लिए इस वक्त सब्ज़ी ख़रीदना नामुमकिन सा लग रहा है। अगर आप बाकी अशिया देखते हैं, बाकी चीज़ें देखते हैं तो उन पर भी यही इम्पैक्ट नज़र आता है। अहमद, आपसे मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी, क्या हमारी इकॉनमी पे इस वक्त इम्पैक्ट आपको नज़र आ रहा है? ओवरऑल हमारी इन्फ्लेशन किस डायरेक्शन में जाती हुई नज़र आ रही है? जी शुक्रिया फातिमा। एक्चुअली अभी अब्दुर्रहमान साहब ने बात काफ़ी हद तक बेहतर भी की है कि जब सैलाब आता है या इस तरह की एक आफत आ जाती है तो उसके बाद उसको टैकल करना थोड़ा सा जो है ना ज़्यादा ट्रिकी होता है एज़ कम्पेयर टू अगर हम उसको पहली स्टेज पर, इनिशियल स्टेज पर जब थ्रेट था उस वक्त अगर हमने उसको मैनेज किया होता। दूसरी बात यह है कि बेसिकली बारिश जो इस दफ़ा का सैलाब है 2010 से तकरीबन आधा डैमेज हुआ है। मतलब 2010 में इससे डबल डैमेज था हर तरह से, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, उसके अलावा जो जानी नुकसान हुआ उसको लेके। अभी तक की जो एक एस्टिमेशन है वो तकरीबन 1100 लोग मरे हैं इस सैलाब में, जबकि 2010 में तकरीबन 2500 के करीब लोगों की हलाकतों का पता था। इस दफ़ा तकरीबन 9.5 लाख घर और दुकानें जो हैं वो डैमेज हुई हैं। 3,500 किलोमीटर रोड जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है। उसके अलावा पुल हैं, फ्लाईओवर है, वो तकरीबन 75 के करीब, एक एस्टिमेट है कि तकरीबन 18 के करीब है, एक कहते हैं जी कि 25 के करीब है, एक 75। डेफिनेटली जब वो एग्जैक्ट फिगर्स आएंगे तब हमें आइडिया हो जाएगा फर्दर भी। तो अगर इन सारी ये डैमेजेस का एक एस्टिमेशन लगाएं, सबसे पहले हमें ये इकोनॉमिकली हमें क्या फेस करना पड़ रहा है उसके लिए हमें एक एस्टिमेशन भी रिक्वायर्ड है कि एस्टिमेटेड जो है तकरीबन 750 अरब रुपया सिर्फ और सिर्फ घरों की और दुकानों की जो डैमेज हुई है, लोगों के घर तबाह हुए हैं या मुकम्मल तौर पे या पार्शली, थोड़ा थोड़ा, मतलब किसी का हाफ, किसी का कुछ इस तरह के भी हैं, 100% नहीं डैमेज हुए, काफ़ी हद तक डैमेज हुए। तो वो 750 अरब रुपए का तखमीना लगाया जा रहा है कि उनके घरों का जो है डैमेज है सिर्फ और सिर्फ। उसके अलावा अगर रोड्स और वो भी डाल लें तो तकरीबन 800 अरब रुपए का जो नुकसान है वो सिर्फ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर और घरों का है। उसके अलावा जो माल मवेशी हैं उनके 22 से 30 अरब रुपए का वो नुकसान है। तो इसके अलावा और भी डैमेज हुए हैं। अब ये तकरीबन फसलें हैं जैसे वो 450 से 500 अरब रुपए की फसलें तबाह होने का एस्टिमेशन लगाया जा रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा शुगर कैन और राइस की है, तीसरे पे कॉटन है। वेजिटेबल्स तो ऑब्वियसली वो सारी हो चुकी हैं, डैमेज हो चुकी हैं। उन एरियाज़ में अब कुछ भी काश नहीं हो सकता। तो एक तो फूड का बहरान, ये खुराक का बहरान आने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है, ये तो अंदाज़ा हो रहा है यहाँ से।
और कुल मिला के 1200 से 1400 अरब रुपए का नुकसान है। और इसमें से अगर हम ये देखें कि कलेक्शन कितनी हो चुकी है बाहर से, तो अभी तक मेरा ख्याल है $1 बिलियन भी पूरा नहीं हो रहा अभी तक, क्योंकि वो अभी तक तो यूएन जनरल सेक्रेटरी ने जब ये कल उसका एक वीडियो मैसेज था, उन्होंने अपने ऑफिशियली वेबसाइट पे और हर जगह पे अपील की कि पाकिस्तान में बहुत डैमेज है तो सपोर्ट करें। थोड़ी सी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आई है, $300 मिलियन अमेरिका ने दिया है, तो ओवरऑल तो अभी बहुत ज़्यादा डैमेज है। तो अभी कलेक्शन कैसे करनी है वो अभी ऑब्वियसली साथ साथ है, पार्ट है इसका। लेकिन बात यह है कि जैसे अब्दुर्रहमान साहब ने कहा कि ये बारिशें बहुत ज़्यादा हुई हैं। बांग्लादेश में 222 मिलीमीटर एक माहाना जो एवरेज बारिश है ना वो रिकॉर्ड की जाती है। पाकिस्तान में ये जो अभी जुलाई में फ्लड आया है उसमें 187 मिलीमीटर थी सिर्फ, मतलब बांग्लादेश से हमारा बहुत कम है मार्जिन बारिश का एवरेज। लेकिन वजह क्या है कि यहाँ पे सैलाब आया, वहाँ पे नहीं आया। तो वहाँ पे सैलाब इसलिए नहीं आया कि उन्होंने अपनी डैम्स बनाए हैं, उन्होंने मुसलसल। यहाँ पे हमारे मुल्क की जो एक बाइक़्तिदार लोग हैं वो लंदन, अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड में अकाउंट्स और प्रॉपर्टीज़ बनाते हैं, उन्होंने डैम्स बनाए हैं, बस ये फ़र्क है। तो जब तक ये हमारा माइंडसेट चेंज नहीं होगा, ये बेसिकली आफत नहीं है, ये हमारी मिसमैनेजमेंट है। अगर हमने डैम्स बनाए होते तो इसको हम अगले 5 साल 10 साल यूज़ कर सकते थे। कराची में पानी ही नहीं है, वो टैंकियाँ टैंकर्स और वो ख़रीदते हैं, हम वो मसला हल कर सकते थे। सिर्फ शर्त ये है कि अगर हमने डैम्स बनाया। अब जब डैम्स नहीं बनाएंगे, हर 10 साल बाद बैठ के मैं, आप, अब्दुर्रहमान साहब इसी तरह डिस्कस कर रहे होंगे कि जी फिर से आफत आ गई है, अब दोबारा से अपील है फंड्स की। एंड जिस तरह से मैं पहले भी कहती कि बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है अब्दुर्रहमान के, ना सिर्फ हमारी मिसमैनेजमेंट थी, पॉलिसीज़ के हवाले से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं थी, जिस तरह अहमद ने मेंशन किया कि आपके पास बांग्लादेश की एग्जांपल है जहां पर ट्वाइस एज मच बारिश हो रही है तकरीबन, लेकिन मैनेजमेंट है, एक प्लान के थ्रू चीज़ों को किया जाता है, बेहतर तरीके से चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश की जाती है। ना सिर्फ ये कि ये कम्प्लीटली जो लॉस ऑफ लाइफ है स्पेशली, आई थिंक सबसे ज़्यादा वो परेशानी की बात है, वो अफसोस की बात है, उन फैमिलीज़ के लिए दुख होता है जो कि इस वक्त सफ़र कर रही हैं। उनके लिए आगे क्या बाकी होगा, क्या वो अगले कुछ सालों में भी, और जो सूरत हाल है, सो मैं इसको ज़रूर रिलेट करना चाहती हूँ हमारी करंट इकोनॉमी के साथ, क्या वो अपनी लाइफ्स को रीबिल्ड कर पाएंगे आज के वक्त में? क्या उनकी ज़िंदगी दोबारा से घर बनाना, दोबारा से अपनी लाइवलीहुड जनरेट करना, कितना वक्त लगेगा, कितना अरसा लगेगा उस पॉइंट तक पहुँचने में? देखिए फातिमा, सरकारी महकमे जितने ज़्यादा करप्ट ज़्यादा हो चुके हैं, तो इसमें हम जो यहाँ पर इनको रीबिल्ड करने वाले महकमे वो भी तो सरकारी होंगे ना। ज़लज़ला मुतासरीन के लिए आपको याद होगा बड़ी इमदाद आई थी, लोगों ने बड़ा पैसा दिया, लेकिन उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ, बेचारों को कोई पैसा नहीं उन तक पहुँचा। 2010 में सैलाब आया, सिंध के लोगों तक कुछ भी नहीं पहुँचा। तो अभी भी ये पहले तो कई दिन तक सैलाब की खबर भी नहीं चलती रही ना। उसके बाद जब मामला सोशल मीडिया पे हाईलाइट हुआ तो फिर ये मेन स्ट्रीम मीडिया ने उठाया और फिर जो कैंप लग गया। अब देखें, मास वाई जो तंजीमें रजिस्टर्ड हैं, सिर्फ उनको कैंपेन करनी चाहिए। आपका शहर भरा हुआ है, हर बंदा अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बना के बैठा हुआ है, हर बंदा कैंप फ्लड कैंप लगा के बैठा, और वो पैसे सारे कहाँ पे जाएंगे? देखें, जो तंजीमें उधर काम कर रही हैं, जो इदारे काम कर रहे हैं, उनकी तो समझ आती है। बगैर मंजूरी के काम, ये डीसी को नज़र आना चाहिए, ज़िला इंतज़ामिया इसकी ज़िम्मेदार है कि लोग इसकी आड़ में घरों को पैसा ले जा रहे हैं, घरों को राशन ले जा रहे हैं। अब लोग तो देते हैं राशन या पैसा या कपड़े, वो सारे के सारे ज़ाया हो रहे हैं, उन तक पहुँचाए नहीं जा रहे। फिर जो बाहर से आएंगे वो बहुत थोड़े होंगे। देखेंगे, इसको दोबारा से रीबिल्ड करने के लिए कम से कम $1 अरब चाहिए जिसका नुकसान हुआ है, लेकिन इतने ज़्यादा पैसे भी नहीं आएंगे, और जो आएंगे वो गवर्नमेंट के खातों में चले जाएंगे। आपको बेहतर अंदाज़ा है कि यहाँ पर जो मिक्स आचार हुकूमत है कि KPK में और पंजाब में जो है वो PTI की है, सिंध में पीपल्स पार्टी की है, बलूचिस्तान में इकट्ठे होकर बैठे हैं बाप वाले, मरकज़ में नून लीग की PDM के साथ मिलकर हुकूमत है। सवाए जमात इस्लामी के हर बंदा किसी न किसी तौर हुकूमत में बैठा और हुकूमत चला रहा है, और फिर भी जो इनका इत्फाक़ राय है वो आपके सामने है कि हर बंदा कोई सैलाब के लिए जो अपने हिसाब से लगा है, नून लीग अपने हिसाब से लगी है, हुकूमत अपने हिसाब से लगी है, और एट दी एंड जो है वो चंद बंदों को इकट्ठा करते हैं, उनको थोड़े बहुत पैसे दे के आ जाते हैं। और जो इतनी बड़ी तादाद बेघर हुई है, और स्पेशल
जो मवेशियों की अगर बात करें, 15 लाख मवेशी मरा है इस दौरान, और जो अभी मज़ीद गिनतियाँ सामने आ रही हैं, तो ये नुकसान पूरा करने के लिए कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। खुश्क चारा जात ना होने की वजह से मवेशी मज़ीद भी मर रहे हैं, तो उनको ज़रूरियात है, उन तक पहुंचा नहीं जा रहा है। यहाँ पर जितनी भी NGOs जाती हैं इकट्ठी होकर, वो मेन शहरों में वही जो पेशावर लोग हैं उनको जाकर राशन पकड़ा के आ जाती हैं, और वो बस समझ लें कि इन दिनों में पेशावर भी एक्टिव हो जाते हैं। तो ये एक बड़ा मसला है। हुकूमती सतह पर ये सारा काम होना चाहिए, NDMA को करना चाहिए, PDMA को करना चाहिए, और फिर जो उनकी प्रॉपर एक कंप्यूटराइजेशन जिस तरह से होती है, डिजिटलाइजेशन होती है, उस तरीके से होना चाहिए कि जो लोग मुतासर हुए हैं उनका अंदराज हो, फिर उसके बाद जितना उनका नुकसान हुआ है वो उनका पूरा हो, या घर बना के लिए जाने, या जो मवेशी मुतासर हो रहे हैं वो तमाम महकमों को एक मेन स्ट्रीम में आने की ज़रूरत है। लेकिन मसला ये बना हुआ कि पंजाब अलग सोचता है, सूबे अलग सोचते हैं, मरकज़ अलग सोचता है, और जब इतनी ज़्यादा सियासी तफरीक होगी तो आप समझ सकती हैं कि मुतासरीन तक कुछ भी नहीं पहुँचेगा, ना ही ये सिर्फ अपनी सियासत चमका रहे हैं। एंड इस वक्त में हम सबको इकट्ठा होना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि अपना, जिस तरह मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अपना कंट्रीब्यूशन, अपना किरदार पूरी तरह से अदा करने की कोशिश करें। ना सिर्फ हमारी इकॉनमी स्ट्रगल कर रही है, बट इस डिज़ास्टर की सूरत हाल में इसके बाद अब हम सबको एक साथ होकर उन लोगों की मदद करनी है, उन लोगों की लाइफ्स को रिबिल्ड करना है जो कि मुतासर हुए हैं, और ना सिर्फ ये बल्कि बाकी हमारी जो मुल्क की इकॉनमी है उसको स्टेबल रखने की कोशिश करनी है, ताकि एक्चुअली में उन लोगों के पास वो प्लेटफॉर्म, वो रिसोर्सेज, फैसिलिटीज़ मौजूद हो जिसके थ्रू वो अपनी ज़िंदगी को दोबारा से रिबिल्ड कर सकते हैं। मज़ीद गुफ्तगू करें उससे पहले ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। सीरिया चंद में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, एंड ऑफ कोर्स आपको पता है मेरी कोशिश रही इन द फर्स्ट हाफ कि डेफिनेटली ना सिर्फ हम इन्फ्लेशन के बारे में बात करें, ओवरऑल हमारी इकोनॉमिक क्या सिचुएशन है, और इस डिज़ास्टर के बाद हमारा क्या गेम प्लान होना चाहिए, किस तरह से हम ना सिर्फ अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज रख पाएंगे, बट ऑल्सो एट द सेम टाइम मेक श्योर कर पाएंगे कि जो लोग इस सैलाब से इम्पैक्ट हुए हैं, जिनकी लाइव्स इम्पैक्ट हुई हैं, उनके पास वो सब ज़रूरी चीज़ें मौजूद हों, वो प्लेटफॉर्म मौजूद हो कि वो अपनी ज़िंदगी को एक दफ़ा फिर रीबिल्ड कर सकते हैं। इस वक्त तो अगर हम देखें तो सूरत हाल अभी तो बहुत वक्त लगेगा, क्वाइट ऑनेस्टली बहुत वक्त लगेगा। अभी तो पानी वहाँ से निकलेगा, उसके बाद आपको अंदाज़ा होना शुरू होगा कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम दोबारा से फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ की या स्पेसिफिकली बात करें, आई थिंक इन्फ्लेशन के बारे में मैं ज़रूर डिस्कस करना चाहती हूँ। अब्दुर्रहमान, इन्फ्लेशन स्पेशली इस वक्त आपको नज़र आ रहा है कि जो भी इन एरियाज़ में स्पेसिफिकली सब्जियाँ या अशिया जो वहाँ से आपको मिलती थी, वो उनकी प्राइसेस स्काई रॉकेट होते हुए नज़र आए। लेकिन उसके अलावा भी अगर हम देखें, वो चीज़ें जो कि अनरिलेटेड हैं, वहाँ से कोई ताल्लुक़ ही नहीं रखती और एक्चुअली में पंजाब के इलाकों में उगाई जाती हैं या फैसलाबाद के इर्द गिर्द उगाई जाती हैं, उनकी प्राइसेस को भी इंक्रीज़ कर दिया गया। क्या इसके पीछे कोई स्पेसिफिक रीज़न है, और हमारी गवर्नमेंट प्राइस कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही है? और हमेशा ऐसे होता है, कोई भी डिज़ास्टर, अल्लाह माफ़ करे, कोई भी मुसीबत आती है और जो लोग उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं वो उठाते हैं, प्राइसेस डबल ट्रिपल तक आपको जाती हुई नज़र आती है। फातिमा, देखिए PTI की हुकूमत जब थी तो ये महंगाई की शरह 12% पे थी, अभी 40 पे थी सैलाब से पहले, तो मज़ीद बढ़ेगी। क्योंकि देखिए, जैसे शेख साहब ने भी कहा है कि सारी वेजिटेबल्स तो ज़ाया हो गई, बड़ी फसलें भी ज़ाया हो गई, काटन भी जो है वो बड़ी हद तक डैमेज हुई है। अब देखें, टमाटर जो है, प्याज है, 500 रुपये तक पहुंचा हुआ है, सब्जियां 300-400 रुपये तक पहुंची हुई हैं। देखिए, पानी में सब्ज़ी एक दिन भी रह जाए ना, सारी की सारी पौधे होते हैं वो ज़ाया हो जाते हैं। कमाद या बड़ी फसलें जो है वो तो थोड़े दिन सहार सकती हैं, लेकिन छोटी फसलें तो बिल्कुल ही डैमेज हो जाती हैं। वो तो 100% समझ लें कि ख़त्म हो गई, उन पर तो कुछ भी नहीं हो सकता जितने दिन पानी उधर खड़ा रहता है। तो अब ये टमाटर और दूसरी चीज़ें जो है वो हमें दूसरे ममालिक से मंगवाना पड़ेगी। इंडिया के साथ जो हमारी ट्रेड है वो नहीं हो पा रही। ये एक हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि हम जो हमसाया ममालिक के साथ अपनी ट्रेड नहीं कर पाते। तो ये ट्रेड खोलनी चाहिए। फिलहाल जो भी मसले हैं वो अपनी जगह, लेकिन ट्रेड होनी चाहिए, खोलनी चाहिए, सस्ती चीज़ें उधर से लेनी चाहिए। क्योंकि इधर तो ये 3-4 महीने जब तक नई फसलें नहीं आएंगी, पंजाब में नहीं उगेंगी, सबसे पहले सिंध और बलूचिस्तान से आती थी सब्जियां, वो अब नहीं आएंगी। ये सारी तबाही फिरी। चावल की फसल जहाँ कहीं ज़्यादा सैलाब आया वो तबाह हो जाएगी, चावल भी महंगा हो जाएगा।
तो अभी तो इन्फ्लेशन रेट मज़ीद बढ़ेगी ना, ये समझ लें डबल हो जाएगी। अगर सब्जियां कम होंगी तो ये दालों पे प्रेशर आएगा, दालें पहले से बड़ी महंगी हैं, बहुत ज़्यादा दालें हम इंपोर्ट भी करते हैं, तो ये दालें भी महंगी हो जाएंगी। फिर जो ज़ख़ीरा अंदोज़ होते हैं वो इन हालात में मज़ीद मुतहरिक हो जाते हैं। अब जिनके पास प्याज स्टोर किए हुए हैं वो उसके बावजूद महंगी बेचेंगे क्योंकि उनके बिक रहे होंगे। तो ये एक बड़ा मसला है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों को, अब आपने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की बात की तो वो पंजाब के अंडर है। अब जितनी भी महंगाई की वजह से हुकूमत पे तनकीद होगी वो फेडरल गवर्नमेंट पे होगी, पंजाब को फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए रात फिर जो है फ्यूल बढ़ा दिया, IMF की डील भी आ गई है, पैसे भी आ गए हैं, डॉलर सस्ता होना शुरू हो गया, लेकिन जो आवाम को फ़ायदा है वो नहीं पहुंचाया जा रहा। देखिए जब फ्यूल बढ़ा रहे थे तब जो $100+ में जो है वो मिल रहा था क्रूड ऑयल, लेकिन अब उससे नीचे भी आया है, फ्लक्चुएट भी किया है। फिर जो हमारा रुपया है वो 250 तक भी चला गया था, अब दोबारा 218-20 पे आया है। तो ये जो 30 रुपये दरमियान का फ़र्क है, ये आवाम को रिलीफ देने की बजाय क्या किया जा रहा है कि लेवी टैक्स इम्पोज किया जा रहा है, सेल्स टैक्स इम्पोज किए जा रहे हैं, और अब फिर वो रिलीफ देने की बजाय मज़ीद बढ़ाया जा रहा है। एंड अब्दुर्रहमान, आपने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट की। अहमद, अगर आप इस पर कमेंट करना चाहें कि जो स्पेशली हमें डिक्रीज नज़र भी आ रहा है, कुछ चीज़ें डॉलर के हवाले से IMF की डील जिस तरह से अब्दुर्रहमान ने मेंशन किया गो थ्रू कर चुकी है, आवाम को ग्राउंड लेवल पे क्यों कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा? सबसे पहले तो जो क्रूड ऑयल है, जब इन्होंने प्राइसेस बढ़ाना शुरू की थी उस वक्त तो चले समझ में आता है कि वो उस वक्त $110 के करीब था फ़ी बैरल। अभी जो कल का रेट है ये अब बहुत तेज़ी से डिक्लाइनिंग साइड पे, उसकी बहुत मल्टीपल रीजंस है। जैसे ईरान के वो ऑफिशियल जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने ऑफिशियली एक स्टेटमेंट दी कि अमेरिका के साथ हमारी बात हो रही है, रिवाइवल ऑफ ये जो उनका एटॉमिक पावर है वो उस पर डिबेट कर रहे हैं कि एटमी ताकत पे या एटमी जो तजर्बा करना है उस पर किस तरह से डील की जाए। तो इसका मतलब ये है कि इसके बाद ईरान का जो क्रूड ऑयल है वो इंटरनेशनल मार्केट में सप्लाई होना शुरू हो जाएगा। इस न्यूज़ के बाद वो फर्दर गिरा है क्रूड ऑयल। अभी कल का जो रेट था उसका तकरीबन 89 या 90 के करीब आप समझ लीजिए कि फ़ी बैरल चल रहा है। और अभी ये फर्दर प्रिडिक्ट किया जा रहा है एक दो रीजंस की वजह से। एक तो आलमी मंदी भी चल रही है, रिसेशन है, ग्लोबल रिसेशन, उसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है। कल मूडीज़ ने रेटिंग शुरू की है कि इशू की है फर्दर के जो 20 बड़े ममालिक हैं उनका GDP फर्दर डिक्लाइन करेगा, 2.90 से कम होकर 2.10 पे आ जाएगा। तो इस बेसिस पे और इन्फ्लेशन फर्दर वहाँ पे भी इंक्रीज होगा। ये आलमी मसला है, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, इस बात के हमें ये पता होना चाहिए। लेकिन जब ये इंटरनेशनल प्राइसेस ये इसकी कम हो रही हैं, फिर दूसरी साइड पे $1.16 बिलियन हमें IMF से मिल गया, जिसकी वजह से हमारा डॉलर का रेट 250 पे भी ट्रेड कर रहा था ओपन मार्केट में, 240 पे भी रहा है, अब 215-16 पे चल रहा है। तो ये इम्पैक्ट नज़र आना चाहिए था जो कि हुकूमत पूरी तरह से इसमें नाकाम नज़र आती है कि वो नहीं दे पा रहे। दूसरी बात यह है कि जो आपने इन्फ्लेशन की बात की है, इन्फ्लेशन में लास्ट टाइम जब 2010 में सैलाब आया था तो 5 से 10% सिर्फ और सिर्फ फूड इन्फ्लेशन बढ़ गई थी एक एनुअल एवरेज में। और एनुअल एवरेज अगर जब हम देखते हैं तो वो बड़ी सवेर किस्म की एवरेज होती है। ये जो मंथली या वीक ऑन वीक बेसिस पे होती है, जैसे पिछले दिनों हमने देखा था कि 45% इंक्रीज होगी इन्फ्लेशन, वो वीक ऑन वीक या वीकली बेसिस पे होती है। उसका मतलब ये नहीं होता कि एनुअल एवरेज बहुत हाई है। एनुअल एवरेज ठीक है, उसका इम्पैक्ट आता है, लेकिन अभी एनुअल एवरेज जो कि PTI गवर्नमेंट 12.20% छोड़ के गई थी, अभी 22.80% के करीब हमने ये पिछले महीने प्रोजेक्ट की थी, और इस महीने की जो प्रोजेक्शन आ रही है वो 26.30% चल रही है। मतलब कि एक एनुअल एवरेज के बेसिस पे जो एक्यूमुलेट करके ये नेट निकालते हैं तो ये बड़ा सवेर किस्म का, बड़ा हैवी किस्म का इंक्रीज है। तो अब बात ये है कि अभी जैसे आप कह रही थी कि वहाँ के लोग अपने आप को कैसे ये रिवाइव करेंगे, क्या वो अपनी लाइफ शुरू कर सकेंगे, उनका तो अभी बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे इदारे मजबूत नहीं हैं। यहाँ पे हम फोकस करते हैं या हमारी नज़रें होती हैं कि फ़लाँ गवर्नमेंट आके फ़लाँ काम करेगी, पंजाब में पंजाब गवर्नमेंट करेगी, KPK में KP।
कि गवर्नमेंट करेगी। बाकी सारी दुनिया में ये होता है कि जो इदारे बनाए गए होते हैं इस तरह की सिचुएशंस को या नेशनल डिज़ास्टर्स को मैनेज करने के लिए, सारी दुनिया उन पे ट्रस्ट करती है, उनके लोग, उनकी हुकूमतें उन पे ट्रस्ट करती हैं, उनको फंड्स देती हैं। यहाँ पे हमारा ये हाल है कि हम हुकूमत को या किसी तंजीम को पैसे देना नहीं चाहते। जैसे अब्दुर्रहमान साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि 1.5 ईंट की मस्जिद हर बंदे ने बनाई हुई है, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि वजह क्या है, क्योंकि कोई भी ट्रस्ट नहीं करता। मेरे रिलेटिव्स में से बहुत सारे हैं, उनको मैंने कहा फलां तंजीम है वो बहुत अच्छा काम कर रही है, उन्होंने कहा जी बेशक अच्छा करती है, हमें नहीं पता कि हमारे पैसे जाएंगे या नहीं, हम खुद जाके अपने हाथ से बांट के आएंगे। तो ये जब तक एक ट्रस्ट लेवल नहीं बिल्ड होता, जब तक एक कौमी लेवल के इदारे नहीं मजबूत होते, तो ये नहीं हो सकता। दूसरी चीज़, डैम्स की बात की थी अभी, तो डैम जो ईरान ने 1990 में उनका जो वाटर स्टोरेज कैपेसिटी थी 17.7 क्यूबिक किलोमीटर थी, और आज के दिन में उनकी 44 है, मतलब कि 2.5 टाइम ज़्यादा। इसी तरह आप इंडिया की देखें, 166 क्यूबिक किलोमीटर थी और अब उनकी 247 है। डबल ना सही, लेकिन उन्होंने बहुत बेहतर किया। पाकिस्तान की 27.7 क्यूबिक किलोमीटर थी और अभी 27.81 क्यूबिक किलोमीटर है। और ये आप 30-32 साल का कंपैरिजन कर रहे हैं, और 40 साल में कोई डैम नहीं बना। अब ये पहली दफ़ा बनना शुरू हुआ है, ये दयामर भाषा, और ऑब्वियसली ये इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये 25 से 2030 के दरमियान काफ़ी हद तक ये ऑपरेशनल हो जाएंगे। लेकिन बात ये है कि सारा फोकस था किधर? हर साल हम कहते हैं जी कि इंडिया पानी छोड़ देता है और हमारी फसलें तबाह कर देता है। हर दफ़ा हम कहते हैं जी कहत साली आ रही है, हर दफ़ा हम कहते हैं जी पानी की कमी फलां एरियाज़ में है, लेकिन कभी हमने फोकस नहीं किया। सिंध का अगर आप हाल देखें, सिंध में ये है कि जो उनके मिनिस्टर्स हैं वो पानी का बिजनेस करते हैं, कर जाते हैं। वो जब भी कभी कोई डैम या कोई इस तरह की बात आती है, वो एग्रेसिव हो के उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं कि हम देखते हैं कैसे बनेगा। वजह क्या है कि वो उनको अगली जनरेशन का नहीं है, उनको सिर्फ अपना पता कि प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकालना। एंड एट द एंड ऑफ द डे अगर हम मैनेज नहीं कर पाते चीज़ों को और प्रॉपर प्लानिंग के साथ नहीं चलते, तो आगे चलते हुए भी सूरत हाल कुछ इसी तरह से रहेंगे। ना सिर्फ उन एरियाज़ में जहाँ पर ऑफ कोर्स फ्लड का इफ़ेक्ट हुआ है, बट उन एरियाज़ में भी जहाँ पर ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन के हवाले से या ओवरऑल इकॉनमी के हवाले से इतनी टर्बुलेंट सूरत हाल रहे हैं। मज़ीद गुफ्तगू करें उससे पहले ब्रेक लेते हैं, कहीं मच जाएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। श्रेया चंद में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात कर रहे हैं आज इकॉनमी के हवाले से डिफरेंट इश्यूज़ जो कि रिलेट करते हैं। अब्दुर्रहमान, ब्रेक में जाने से पहले हमने बड़ी डिटेल में स्पेशली हमारे जो डैम्स के हवाले से इनिशिएटिव्स हैं, उस तरह से हम उसको इस वक्त इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं चाहती थी फूड सिक्योरिटी जो कि आपने मेंशन की कि इस वक्त सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगी, क्या आने वाले वक्त में आपको लगता है कि हम अपनी जो नीड है, जो रिक्वायरमेंट है लोगों की, उसको पूरा कर पाएंगे? और जहाँ पर डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है, एट द एंड ऑफ द डे वहीं पर आपको महंगाई ज़्यादा नज़र आती है, इन्फ्लेशन आपको बढ़ती हुई नज़र आती है। क्या आपको लगता है कि ये सूरत हाल अगले इस साल के एंड तक फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं, मज़ीद आपको मुश्किल होते हुए नज़र आते हैं फूड सिक्योरिटी के हवाले से? फातिमा, देखिए ये तो सैलाब से पहले ही मतलब जो आटा है वो ख़त्म होने के करीब था, 100 रुपये किलो मिल रहा था ओपन मार्केट में। गंदम पहले ही खासी कम हुई थी, चीनी का रेट आप देख लें, दालें बहुत महंगी, घी बहुत महंगा हो गया था। पहले से चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी थी, और ऊपर से अब जब दबाव आएगा, प्रेशर आएगा, और एक जो यहाँ पर ज़ख़ीरा अंदोज़ होता है ना, ये दूर की खबर को भी कैच कर लेता है। जब इसे पता चलता है ना कि ये सुनामी आ गया या कोई मसला बना है, कोई आफत आई है, तो ये सबसे पहले स्टोरेज करता है, क्योंकि यही चीज़ें महंगी होने वाली होती हैं। लोगों ने एटलीस्ट खाना तो खाना होता है, तो ये दालें जो है वो, सब्जियां हैं, ये घी, चीनी, आटा, ये सब कुछ डबल रेट पे जाने वाला। आने वाले दिनों में मज़ीद महंगा होगा, और ये 3 महीने बहुत मुश्किल के होंगे, क्योंकि एक जानब तो हुकूमत को जो है वो सुख का सांस नहीं लेने दिया जा रहा। हुकूमत जो है बड़ी डिफरेंस है तमाम, और डिस्टर्ब भी है। फिर जो इमरान खान ने एहतजाज की कॉल भी दे चुके हैं, ये जलसों की कॉल भी दे चुके हैं। ये थोड़ा सा सैलाब की वजह से इन्होंने डिले किया है। फिर इलेक्शंस आ रहे हैं, ये 25 सितंबर को इलेक्शन होंगे, सारी गहमा गहमी उधर चली जाएगी। एक हफ्ते में लोग भूल बल जाएंगे ये सारे सैलाब मुतासरीन को, सियासत दोबारा से हावी हो जाएगी। चंद दिन पहले तक शहबाज गिल जो है वो हावी रहा है कि
उस पर तशद्दुद हुआ या नहीं हुआ, ये सबसे आम खबर थी। चंद दिनों बाद वही सूरत हाल होगी, क्योंकि लोग रेटिंग के लिए जो है वो चंद दिन बर्दाश्त करेंगे, उसके बाद नई से नई खबरें आएंगी और लोग उनको भूल जाएंगे। फूड क्राइसिस का बदतरीन अंदाज में सामना होगा, इतनी महंगाई होगी कि लोगों से 2 वक्त की रोटी नहीं पूरी होगी। ऊपर से जो इंपोर्ट एक तरह से इन्होंने बैन की है, ड्यूटी बढ़ाई है, उसकी वजह से ग्रोथ रेट वो तकरीबन माइनस में जा चुका है, उसकी रिपोर्ट भी आने वाली है। तो ये कोशिश इनकी ये है कि सिर्फ जो है वो रुपया इनका स्ट्रेंथन हो जाए, ये किस कीमत पर होता है इससे इन्हें कोई गर्ज नहीं है। बेरोज़गारी एक जानब होगी, दूसरी जानब फूड का जो है वो मसला पैदा होगा। तो ये 3-4 महीने ये स्पेशली जो जब तक ये 2022 नहीं ख़त्म होता, ये काफ़ी मुश्किल लोगों पे रहेगी। तमाम चीज़ों पे कर्ज़े भी वापस करने हैं इन्होंने, दोस्त ममालिक से भी पैसे लेने हैं, फिर यहाँ पर लोकल लेवल पे प्रेशर है, फिर टैक्सेस आप देखें किस तरह से बिजली पे लगाया जा रहा है, 4 पे महंगी कर दी है फी यूनिट, जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के हवाले से फ्यूल महंगा हुआ। तो आने वाले दिनों में देखिए जब सैलाब ज़दगान को रिलीफ देंगे थोड़ा सा बिजली की मद में, तो ये सारा जो इधर फैसलाबाद समेत उन लोगों पर बोझ बनेगा जहाँ पर सैलाब नहीं आया, वो डबल देंगे, पे करेंगे। 200 यूनिट वालों को रिलीफ दिया, लेकिन वो भी चंद लोग उससे फ़ायदेमंद होंगे, जो फ़ायदा होगा, जो इस्तेफादा करेंगे गांव देहात के लोग। शहरों में जो लोगों के यूनिट्स की तादाद है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो ये मुझे लग रहा है कि आने वाले 3 से 4 माह काफ़ी मुश्किल होंगे, लोगों की चीखें सही मानों में निकलेंगी। अहमद, क्या इस वक्त अगर आप करंट सूरत हाल को एनालाइज करते हो, गेम प्लान क्या होना चाहिए गवर्नमेंट का आगे चलते हुए? फूड सिक्योरिटी की बात करें, उन लोगों की बात करें जो कि इस वक्त फ्लड अफेक्टेड एरियाज में मौजूद हैं, ओवरऑल सिचुएशन क्या रिकमेंड करेंगे गवर्नमेंट को? अच्छा, जो अभी अब्दुल रहमान साहब बात कर रहे थे उसी में मैं कुछ एडिशन करना चाहूँगा। जब 2010 का सैलाब आया था तो उसमें तकरीबन जो 3 महीने थे ना, वो वाकई जैसे अभी इन्होंने कहा कि क्रूशल होंगे, तो वो वाकई बहुत क्रूशल थे। उन 3 महीनों में सीमेंट की सेल, आपकी टेक्सटाइल और जो दूसरे बड़े सेक्टर्स हैं एग्रीकल्चर, ये तकरीबन 10 से 20% उनकी प्रोडक्शन में, उनकी सेल में, उनकी प्रोडक्टिविटी में वो कमी हुई थी। तो इस बार भी कुछ ऐसा ही प्रोजेक्ट किया जा रहा है। सेकेंडली, ये सिर्फ और सिर्फ सैलाब ज़दगान के लिए प्रॉब्लम नहीं है, ये दूसरे जो पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी इंडस्ट्री कौन सी है? टेक्सटाइल है, और वहाँ पे वो कॉटन के साथ लिंक्ड है, वो अदर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के साथ लिंक्ड है किसी न किसी तरह से। तो अब वो डैमेज हुई हैं, तो उस वजह से हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत डैमेज करेगी, जिस वजह से एक अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी का एक तूफ़ान आ सकता है। एक हमें उसके लिए भी प्रिपेयर रहना चाहिए, और वो सिर्फ और सिर्फ सैलाब ज़दगान नहीं, जो अनइफेक्टेड एरियाज़ है, पंजाब है, ये हमारे वाले शहर हैं जहाँ पे सैलाब नहीं आया, वहाँ के लोग भी मुतासिर होंगे। दूसरी चीज़ कि हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? स्ट्रेटजी ओबियसली यही है कि हम इस तरह की एक जो डिज़ास्टर सिचुएशन होती है, उसमें हमने लास्ट टाइम ईरान से बड़ी सब्जियां खरीदी थी, हमने उनसे सब्जियां भी खरीदी, कॉटन भी खरीदी, हमने उनसे पेट्रोल, क्रूड ऑयल, ये चीज़ें खरीदी थी। तो अभी दोबारा से हम आलमी दबाव को मुस्तरद करते हुए, या उनको कहें कि वो हमें फुली सपोर्ट करें, अगर नहीं कर सकते तो हमें किसी किस्म का बैन लगाने का या वो ना डिस्कस करें। हम मुश्किल में हैं, हम ईरान से खरीद सकते हैं। ईरान से खरीदने का फ़ायदा ये है कि ईरान हमें बाकी दुनिया से कटा हुआ है, वहाँ पे प्राइसेस ना होने के बराबर हैं, वहाँ से हम बहुत सस्ती चीज़ें खरीद सकते हैं, जिससे हम अपने ये 4 से 5 महीने अगले मैनेज कर सकते हैं। मीनवाइल हमें जो रशिया है इसके साथ भी डिस्कस करना चाहिए, वहाँ से हम गंदम इंपोर्ट करते रहे, और उसने अभी अपने प्राइसेस कम की हुई हैं, क्योंकि आपको पता है कि वो आलमी पाबंदियाँ कुछ लगी हुई हैं, तो उसने ऑब्वियसली अपनी एक्सपोर्ट की जो रिबेट है और एक्सपोर्ट सरचार्ज है वो कम किया हुआ है 4 से 6% के हिसाब से। तो वो आपको बाकी दुनिया से 10 से 20% प्राइसेस कम मिल सकती हैं। तो हमारी एक तो स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए। दूसरी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि गवर्नमेंट या जो भी है इदारे हैं, तमाम हुकूमतें मिलके एक फोकस रख लें, एक टारगेट रख लें कि सैलाब ज़दगान के मामले पे हमने किसी किस्म की कोई सियासत नहीं करनी, हमने उनको रीबिल्ड करके देना है सब कुछ, उनको रिहेबिलिटेट करना है, उनको फुली फैसिलिटेट करना है। अगर तो ये हो जाता है उसके बाद आप देखेंगी कि यहाँ पे जीडीपी ग्रोथ रेट पहले से ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि वही लोग जब हम उनको सपोर्ट कर रहे होंगे वो खरीदेंगे भी ज़्यादा, बाकी प्रोडक्ट्स भी बढ़ेंगी, इंडस्ट्रीज़ का काम बढ़ेगा क्योंकि डिमांड बढ़ जाएगी। अब जब डिमांड कम होगी,
अब डिमांड कम है, लेकिन मसला ये है कि सप्लाई उससे भी ज़्यादा कम है। अब ये वो वाली इन्फ्लेशन नहीं है कि डिमांड बढ़ी हुई है, अब वो वाली इन्फ्लेशन है कि सप्लाई डैमेज हुई है या जिस वजह से डिमांड पूरी नहीं हो रही। तो ये सिचुएशन से जब तक हम नहीं निकलते बड़े प्रॉब्लम्स हैं, और हमें ऑब्वियसली इसके लिए एक प्रॉपर फुली प्रिपेयर रहना चाहिए। और ज़ख़ीरा अंदोज़ों को मैं यही कहूँगा कि इस्लाम में इसकी बड़ी सख्त ममानियत है। उसकी वजह यही है कि इससे इस्तेसाल होता है उन लोगों का जिनके पास फौरी तौर पर वो कैश या वो नहीं होता अवेलेबल, जिससे वो ख़रीदारी करके अपना स्टोर कर सकें। अब्दुर्रहमान, रैप अप करने की कोशिश करते हैं सारे डिस्कशन को। गवर्नमेंट को क्या एडवाइस देंगे, और मूविंग फॉरवर्ड अवाम की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? देखिए, इस पे अवाम की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये है कि जो सैलाब-ज़दगान मुतासर हुए हैं उनकी बढ़ चढ़ के मदद करें, और उन तक पहुँचे जो वाक़तन मुतासर हुए हैं। जैसे शेख साहब ने कहा कि ये ताजरों पर भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना करें, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो सकता, क्योंकि जो यहाँ पर आड़ती है हमारे यहाँ, वो किसान को लूट के खाने वाला जो मिडल मैन है ना, वो बना ही इससे है। उसको उसके नज़दीक कोई अखलाकियात, कोई मज़हब, किसी चीज़ की रवादारी नहीं है, वो बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। ये सरकार का काम है कि उसको पाबंद करे। कोई ज़ख़ीरा अंदोज़ी करता है उसको सख्त से सख्त सज़ा दे। लेकिन यहाँ पर मसला ये बनता है कि जब भी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई FIA या दूसरे डिपार्टमेंट करने की कोशिश करते हैं, तो ट्रेडर्स लोग एहतजाज पर उतर आते हैं, पॉलिटिकल लोग इनसे ब्लैकमेल हो जाते हैं। ये हमारे हमेशा से ये ट्राई कर रहा है कि जो भी 2 नंबर बंदा उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाती है तो वो एहतजाज पर उतर आता है, और हुकूमत ब्लैकमेल होकर पीछे हट जाती है। ये जब इनको टैक्स नेट में लाया जाता है तब भी ऐसे होता है, और जब ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ कार्रवाई की जाती है तब भी होता है। मुझे कोई ऐसी ख़ास उम्मीद नहीं है कि ये अब भी अपने तौर पर कुछ ऐसा अखलाकी तौर पर बुलंद होकर सोच सकेंगे, लेकिन ये हुकूमत की ड्यूटी होती है, पाबंदी होती है ये DCs की, कि ये श्योर करें कि तमाम चीज़ें जो पहुंच रही हैं वो किसी के घरों में ज़ख़ीरा ना हो, बल्कि वो वाक़ता नहीं पहुंचे। जो पीछे से डिमांड के मुताबिक जो भी सप्लाई आ रही है वो किसी के घर में ना ज़ख़ीरा हो, वो मार्केट में आए, जो रेट चल रहा है उस रेट पर लोगों को मिले, फिर मसला नहीं होगा। मसला हमेशा तब होता है जब ज़िला इंतज़ामिया की जानब से कमज़ोरी दिखाई जाती है, पॉलिटिशियंस की जानब से कमज़ोरी दिखाई जाती है, तो उसका जो 2 नंबर लोग हैं वो फ़ायदा उठाते हैं। फिर इसमें जो अमदाद आ रही है इसका शफाफ तरीके से ऑडिट होना चाहिए। जब हम NDMA को ऑडिट में ले आएंगे ना, तो बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे। और किसके पास कितने पैसे लगे, ये कोरोना के दिनों में सबसे ज़्यादा तनकीद जो है वो NDMA पर हुई थी कि 25-25 लाख एक बंदे पर लगा, और हम देख रहे थे कि ये फ्री अस्पतालों में इलाज हो रहे थे, किसी पर कोई टका भी नहीं लग रहा था, सारा कुछ फ्री हो रहा था, तो पैसे इतने ज़्यादा खाए गए। ये ऑडिट ज़रूरी है इनका NDMA का, फिर ही जाके जो आने वाले दिनों में कोई भी आफत आती है या जो लोग अमदाद देते हैं या इदारे देते हैं, उनका जो ट्रस्ट है वो इन पर बहाल होगा। एंड ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी आई थिंक किसी भी मुल्क की इकोनॉमी को स्टेबलाइज रखने के लिए, पॉलिटिकल सिनेरियो में ट्रस्ट गेन करने के लिए, आवाम का ट्रस्ट गेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हमारे लिए, हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। यहाँ पर बिल्कुल छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मजा आएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। चलिए चंद में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी। फर्स्ट हाफ में हमने इकॉनमी से रिलेट करके बात की, इस वक्त फ्लड की क्या सूरत हाल है उन एरियाज़ में, पर्टिकुलरली जहाँ पर ऑफकोर्स पानी अभी भी मौजूद है। इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, ओवरऑल रीबिल्ड करने के हवाले से, उन लाइव्स को जो कि इस डिज़ास्टर से इम्पैक्ट, उनके बारे में हमने डिस्कस करने की कोशिश की। और कोशिश की ना सिर्फ ये बल्कि गवर्नमेंट इदारों को रिकमेंडेशंस भी दें कि किस तरह से ना सिर्फ आने वाले वक्त में इस तरह के डिज़ास्टर से बचा जा सकता है, बट ऑल्सो कि हमारी इकोनॉमी को इस वक्त किस तरह से स्टेबल रखना है, किस तरह से आगे चलते हुए ना सिर्फ ये कि जो लाइफ्स ऑलरेडी इम्पैक्ट हो चुकी हैं, जो ज़िंदगियाँ जा चुकी हैं, उनके बाद जो लोग बच गए हैं उनको किस तरह से वो आसानी देनी है अपनी ज़िंदगी, बिकॉज दे हैव लॉस्ट इनफ ऑलरेडी, और सफ़र करने की उनको कोई ज़रूरत नहीं है। और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना सिर्फ हम सब पाकिस्तानियों की, बट ऑल्सो हमारी गवर्नमेंट की और इदारों की भी इस वक्त ये प्रायोरिटी होनी चाहिए कि उन लोगों की लाइफ्स को रीबिल्ड करने में आसानियाँ पैदा करें, ना कि चीज़ों को और मुश्किल किया जाए। इन्फ्लेशन को देख लें आप, इकोनॉमी को देख लें आप, पॉलिटिकल टर्बुलेंस को देख लें, हर तरफ जब आप देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अफसोस की सूरत हाल नज़र आती है। लेकिन इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत उन लोगों को है जो कि इन सैलाब से इम्पैक्ट हुए हैं, और हमारी जिम्मेदारी है पाकिस्तानी शहरी होने के नाते कि जहाँ पर हम चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं, आसान कर सकते हैं, लाजमी तौर पे उसको करने की कोशिश करें।
आगे बढ़ते हुए हमारी कोशिश होगी कि कुछ और फैक्टर्स के बारे में बात करें। एट द एंड ऑफ द डे जब हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं पाकिस्तान में इस साल स्पेशली, अगर हम 2022 की बात करते हैं, तो पॉलिटिकल आपको काफ़ी अनसर्टेनिटी नज़र आई, चीज़ें तब्दील होती हुई नज़र आई। इनफैक्ट कुछ ही महीनों के अंदर ना सिर्फ हमें गवर्नमेंट बदलती हुई नज़र आई, बल्कि एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा गवर्नमेंट तब्दील होती हुई नज़र आई। और इसमें कंसिस्टेंट पॉलिसी मेकिंग की बात कर लें, आप स्टेबल इकोनॉमी की बात कर लें, आप स्टेबल इवन पॉलिटिकल सिनेरियो की बात कर लें, तो सारी चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती हैं, स्पेशली जब आपको पता ही नहीं कि गवर्नमेंट कौन सी होगी, कौन इक़्तिदार में होगा और कौन इक़्तिदार में नहीं होगा। करंटली भी बात करें तो मुल्क में पॉलिटिकल एक जद्दोजहद जारी है। कौन सी पार्टी उभर कर सामने आएगी ये तो वक्त ही बता पाएगा, और कौन सबसे बेहतर पॉलिसीज आवाम के लिए लेकर आएगा। आई थिंक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस वक्त यही है। किस पॉलिटिकल पार्टी ने क्या किया वो मैटर नहीं करता, बल्कि इस वक्त में किसने क्या करना है, क्या प्लान है, किस तरह से जो लोग इस वक्त डिस्प्लेस हुए हैं, जो इम्पैक्ट हुए हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है, इकोनॉमी डैमेज हुई है, आगे चलते हुए क्या गेम प्लान होगा गवर्नमेंट का, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं। आफ्ताब भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान रेलवे रोड। आपको वेलकम करते हैं शो में, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए, हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। जिस तरह मैं इंट्रोडक्शन में भी बात करी थी कि इस वक्त हमारे मुल्क में बड़ी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी रही है। अगर हम इस साल के शुरू से बात करते हैं, गवर्नमेंट एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा बदलती हुई नज़र आई। इस वक्त अगर हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की बात करते हैं तो कम्प्लीटली कट ऑफ है हमारी जो नेशनल गवर्नमेंट है उनके साथ, तो कहीं पर भी आपको वो मिलकर काम करते हुए नज़र नहीं आते। कुछ पार्टीज़ में ऑफ कोर्स आपको नज़र आता है कि उनकी डीलिंग बेहतर है, उनके बेहतर ताल्लुकात हैं आपस में, जिसकी वजह से वो मिलजुल कर काम कर रहे हैं। बट मोस्टली आपको एक डिवाइड भी नज़र आता है, जहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट पार्टीज़ एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ी हो रही हैं, खुश नहीं हैं अपने जो भी उनको फेवर्स दिए गए हैं, जहाँ पर भी चीज़ें उनके लिए जो एसोसिएट की गई हैं वो खुश नहीं हैं उन चीज़ों के साथ। आपके ख्याल में अगर पॉलिटिकली आप इस वक्त जज करें सिचुएशन को, क्या हमारी पॉलिटिकल जदोजहद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या फिर इस वक्त उन लोगों की मदद करना ज़्यादा ज़रूरत है जो जिनकी ज़िंदगी शायद कभी दोबारा सेम हो ही नहीं सकती? क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखिए जी, आपने बहुत अहम इस इशू को उठाया है, और इस वक्त हमारा इशू भी यही होना चाहिए। सियासत हमारी चल रही है, ये चलती रहनी है जब तक हमारा मुल्क कायम है, इंशाल्लाह कायम रहेगा। ये सियासत चलती रहेगी क्योंकि हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इसमें सियासत का जो लाज़िम व मलज़ूम है। अगर सियासत है तो पार्लियामेंट जमहूरियत है। लेकिन बदकिस्मती से हमारी जो 2018 में गवर्नमेंट वजूद में आई और लोगों ने वोट दिए आई, उसके बाद जो 3.5 साल का दौर था, उस दौर में मैं उनकी बुराइयाँ नहीं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं बात करना चाह रहा हूँ कि अगर 3.5 साल में इस मुल्क में जो हालात हुए, जो महंगाई का एक अंसर उठा, लोगों ने, सारी जमातों ने, देखिए कोई भी अकेले कुल एक शख्स इस मुल्क को नहीं चला सकता। जब 18 में जब इलेक्शन हुआ, पार्लियामेंट वजूद में आई, लोग बैठे, सब पार्टियों ने मिलकर उस वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को ऑफ़र करवाई कि हम आपके साथ हैं, आए बैठे माशियत पे, हम आपके साथ चलते हैं, इस मुल्क को निकालने के लिए, इस मुल्क की तरक्की के लिए हम आपके साथ देना चाहते हैं। मगर अफसोस के उस शख्स ने उनको चोर और डाकू कहकर उनकी जो दो तज़ील की गई और उनको एक अपनी सियासत से आउट करने की कोशिश की, वो एक हमारे लिए अलमिया है। देखिए 2007 में 8 में हुकूमत बनी थी, उस वक्त भी कोलिशन गवर्नमेंट बनी थी और 5 साल उस गवर्नमेंट ने, इत्तेहादी गवर्नमेंट ने बड़े आराम से पूरे किए। किसी किस्म की भी कोई सियासी ऐसी एक्टिविटी नज़र नहीं आई थी जिसमें वो हुकूमत डिस्टर्ब होती। अगर 3.5 साल उसने हुकूमत की, उसके बाद बाकी जमातें इकट्ठी हुई। वो इकट्ठी क्यों हुई कि एक शख्स की हरदर्मी की वजह से। उसके बाद उन्होंने एक आइनी तरीका इस्तेमाल किया। अदम इत्मीनान पाकिस्तान के आइन में दर्ज है कि आप अगर किसी हुकूमत को, किसी पार्टी को बाहर निकालना चाहते हैं तो उसके लिए अदम इत्मीनान आइन में लिखा हुआ है ना।
तो बाकी सब पार्टियों ने उस पे जो मामले तय करके उसको अदम एतमाद की, और अदम एतमाद के बाद देख रहे हैं कि वो मेरी ख्वाहिश है कि इंसाफ सबके लिए एक होना चाहिए। मैं कहता हूँ, लेकिन क्या बात है, जब मुझ पर इंसाफ की बात आए तो मैं कहूँ कि मुझे पर इंसाफ लागू नहीं होता। मैं अंबर हूँ, मुझ पर जो कानून है वो लागू नहीं होगा, बाकियों पर होगा, मुझ पर ही होगा। ये भी दोगली पॉलिसी नहीं चलेगी इस मुल्क में। पॉलिसी वही होगी जो हमारे एक आम बंदे के लिए और एक तगड़े शख्स के लिए, कानून सबके लिए एक होगा। अभी आपने जिसने देखा कि ठीक है, उनका हक था जलसे जुलूस करना, लिखा हुआ है हमारे आइन में कि हर पार्टी का हक है कि वो जलसे जुलूस कर सकती है। लेकिन बदकिस्मती जब हमारा जो अभी जो एक कुदरती आफात सैलाब आया, इसमें तो किसी को भी सोच भी नहीं था कि इतना शदीद सैलाब इस मुल्क में आएगा। आते हैं सैलाब, बहुत रूटीन में आते हैं, थोड़ा सा आया चलो वो फारग हो गया। लेकिन इस दफ़ा जो सैलाब आया वो तो मेरा ख्याल है कि 2010 से भी ज़्यादा जो सैलाब था उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक ये आफत हमारे मुल्क में आई है। उसके बावजूद भी हम सियासत खेल रहे हैं, जलसा खेल रहे हैं। अभी 2 दिन पहले वफाकी हुकूमत ने सारे चारों सूबाई वज़रा को बुलाया था कि आओ बैठे हम अपने मुल्क के लिए काम करें, देखें कि हमारे मुल्क में हमारे जो लोग मर रहे हैं उनके लिए क्या करना चाहिए। बदकिस्मती है कि हमारी वो 2 हुकूमतें, सूबाई हुकूमतें, वो उस कमेटी में नहीं गई। ये क्या पैगाम था? ये क्या पैगाम था कि हम सिर्फ उन लोगों को वोट देने के लिए काम है, हम उन लोगों के लिए जो इस वक्त मुसीबत की घड़ी में फंसे हुए हैं उनको रिलीफ देने के लिए हम इकट्ठे नहीं हो सकते? यही बदकिस्मती है एक सियासी जमात की। अगर 13 सियासी जमातें कहते हैं ये सारे इकट्ठे हुए हैं, तो अगर वो इकट्ठे हुए हैं तो वो इस अवाम को निकालने की, इस मुश्किल वक्त से निकालने की कोशिश भी तो कर रहे हैं ना। इसमें कोई शख्स, मैं नहीं कहता इस वक्त हर शख्स जितना भी अपना हिस्सा डालता है इस आफत की घड़ी में उन लोगों को इस मुसीबत की घड़ी से निकालने के लिए। अभी तो पानी चल रहा है ना, अभी तो वक्त तो शुरू होना है, जब पानी ने जाना है तो लोगों ने जब अपने घरों को जाना है, जब आप लोगों को घरों को जाएंगे, उनको तो घर है ही नहीं, वो तो मिट गए। तो उनकी जो वो वहाँ होगी, घरों की तमीरात होगी, उनके जो सामान की उनकी रसाई होगी, वो किसने पूरी करनी है? वो हुकूमत ने पूरी करनी है। और उसके बावजूद हम सब का फ़र्ज़ है, मैं आपके चैनल से, इस मॉर्निंग शो की वसासत से जो लोग सुन रहे हैं, मैं कहूँ खुदारा कि आप आगे आएँ, बड़े सियासत को एक साइड पर छोड़ दें, ये किस पार्टी का, ये किस पार्टी का, नो, आप आएँ और इस वक्त हमारे जो बहन भाई इस वक्त खुले आसमान के नीचे पड़े हुए हैं, जो जिनके पास खुराक नहीं है, राशन नहीं हो रहा, अद्वियात नहीं है, और हमारे लोग बहुत, हमारी अपना NGO हमारा काम कर रही है, हमारी सियासी जमातें काम कर रही हैं, हमारे जो अदारे हैं, अखुवा अदारा है, अल-खिदमत है, हमारी पाक आर्मी का अदारा है, नेवी वालों ने भी कल शुरू कर दिया है। तो ये लोग लगे हुए हैं उन लोगों को रिलीफ देने के लिए, और इंशाअल्लाह ताला हम इसमें कामयाब होंगे। आपने कुछ डिफरेंट पॉइंट्स को हाईलाइट किया, और विदाउट अ डाउट आई डू थिंक बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त यूनाइट होकर काम किया जाए। गवर्नमेंट का इस वक्त गेम प्लान आपको क्या नज़र आता है? जो लोग हैं जो डिस्प्लेस हुए हैं, जिस तरह आपने भी कहा कि अभी तो वो देखेंगे जा कर के, घर ही मौजूद नहीं है। हमें डिफरेंट कंट्रीज से डेफिनेटली इमदाद भी हासिल हुई है, लेकिन आगे चलते हुए गवर्नमेंट का क्या गेम प्लान है? इस इमदाद को, इस फंडिंग को किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा उन लोगों की लाइफ्स को रीबिल्ड करने के लिए, उनकी ज़िंदगी को कुछ नॉर्मल सी, जो कि जैसे मैंने कहा कि शायद मुमकिन ही नहीं है, लेकिन कुछ एक्सटेंट नॉर्मल सी, घर, फूड सिक्योरिटी, एजुकेशन, बेसिक चीज़ों के लिए जो दोबारा रीबिल्ड की जा सकती है। इंसिडेंट देखो जी, इस वक्त जो दुनिया में इस वक्त जो ममालिक हैं उनका का फोकस पाकिस्तान है, और मेरा नहीं ख्याल कि हर मुल्क जो है इस वक्त पाकिस्तान के साथ हमदर्दी का जो अंसर रख रहा है और अपनी इमदाद भी दे रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला ये पैसा आएगा, ये हुकूमत, हम आपको श्योर करवाते हैं कि ये हमारी जो कोलिशन गवर्नमेंट है, ये इस मुश्किल की घड़ी में अब तकरीबन आप समझें कि इस लोगों को रिलीफ देने में इंशाल्लाह कामयाब होगी, ना कि कामयाब होगी इन लोगों को अपने घरों तक बचा के उनके घरों की तमीरत तक
उनके बच्चों की तक वो इंशाल्लाह जाएगी। दर्द दिल रखने वाली दुनिया में बहुत लोग हैं। अभी अक़वाम मुत्तहिदा का जो जनरल सेक्रेटरी वो आ रहा है पाकिस्तान में, ये बड़ा हमारे लिए एक होगा। ऐसे इवेंट होंगे कि जो लोग, दुनिया हमें देख रही है, हमें फोकस के लिए है कि पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल की घड़ी में है। और मेरा नहीं ख्याल कि मैं एक टीवी पे बैठकर मैं एक दावा कर दूं कि जी मैंने 500 करोड़ रुपया इकट्ठा कर लिया। वह इकट्ठा किया तो उसका इनपुट क्या है? अगर आपने इकट्ठा किया तो वो आप कहाँ खर्च कर रहे हैं ना, बताएं, लोगों को बताएं कि ये मैंने पैसा इकट्ठा किया है, ये मेरे पास फिगर आई है। सिर्फ टीवी पे बैठकर लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। अभी कल की खबर है कि अमेरिका में बिलावल भुट्टो साहब ने 131 अरब रुपया इकट्ठा किया है। ये जो असल सही फिगर है, ये 131 अरब रुपए की, ये इसमें जो सच्चाई है, ये खाली दावे नहीं करने चाहिए कि हमने 500 रुपये इकट्ठा कर लिया तो हम, लेकिन अगर इकट्ठा किया है तो लगाए पाकिस्तान में, दें लोगों को, दें, नजर आए। 500 अरब करोड़ रुपया जो थोड़ा पैसा तो नहीं है ना जी। तो ये चीज़ें नहीं, इसमें हम सियासत खेल रहे हैं। और हमारी सियासी जमात जो है बदकिस्मती से इस वक्त भी, इस हालात में भी वो जलसा खेल रही है, जबकि इस वक्त जलसे की ज़रूरत नहीं थी। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ उन लोगों की खिदमत की ज़रूरत है। हम जितने भी उनके लोगों की खिदमत कर सकें, जितने भी उन लोगों का साथ दे सकें, जितना भी हम उन लोगों को इस मुश्किल की घड़ी से निकाल सकें, और उनके बच्चों को जो उनके जितना उनका नुकसान हुआ है, क्योंकि हमारे गाँव में जो जानवर है ज़्यादा वो काम भी यही करते हैं। हर साल जो बड़ी ईद में इधर आकर, बड़े शहरों में वो आकर बड़ी ईद में अपने जानवर सेल करते हैं, वो सारे जानवरों को ख़त्म हो गए। तो इस वक्त वो हालात होंगे। इसके बाद अब जब पानी का जो बहरान निकलेगा, उसमें जो बच्चों की, बड़ों के जो इस वक्त कहते हैं कि डेंगू का भी खौफ है और बीमारियों का भी मामला उठेगा। तो अगर वो बीमारी की एक लहर चलेगी तो वो लोग किधर जाएंगे? आधे लोग तो पानी से मर गए, आधी बीमारी से मर जाएंगे, तो फिर बचेगा कौन? तो इसलिए इस वक्त हमें बहुत हिम्मत से, बहुत सोच के समझ के चलना चाहिए। और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में जो भी इस वक्त हमारा शहरी है, पाकिस्तानी है, मुसलमान है या अक़लीती हैं, सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। नो डाउट, इसमें कोई दूसरी आरा नहीं है। हर बंदे ने अपनी बसात के हिस्सा डाला है। हमने अंजुमन ताजरान के प्लेटफॉर्म पे भी हमने पैसे इकट्ठे किए, और कल रेडियो पाकिस्तान पे उन्होंने फंड रेजिंग का किया था, हम उसमें भी हमने 20,000 रुपया उनको देकर आए हैं। इसी तरह हम इंशाल्लाह आर्मी को जो है वो भी आज या कल इंशाल्लाह उनको सामान पर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हर शख्स, हर दर्जे दिल रखने वाला जो है ना जी, वो इस काम से पीछे नहीं है। आपने जब हैं या जिस तरह से आप बता रहे थे कि इस वक्त स्पेशली उन जिंदगियों को रीबिल्ड करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और सिर्फ फिगर्स आई थिंक मैटर नहीं करते, बल्कि उन फिगर्स के साथ क्या किया जाता है वो मैटर करता है। किस तरह से जितने भी लिमिटेड रिसोर्सेज हों या आपके उससे ज़्यादा रिसोर्सेज या वसाइल मौजूद हों, आप किस तरह से उनको इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत मैटर करता है। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। कहीं मजा आएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सीरिया चैनल में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, स्पेशली बात करें कि किस तरह से इस सूरत हाल में भी हमें पॉलिटिकल स्ट्रगल्स कहीं पर भी ख़त्म होती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। एट द एंड ऑफ द डे इस वक्त ज़रूरी है कि हम सब यूनाइट होकर काम करें और कोशिश करें कि उन लोगों की मदद करें, अपना फ़र्ज़ अदा करें पाकिस्तानी होने के नाते, इंसान होने के नाते। एट द एंड ऑफ द डे अगर आप इस वक्त में मदद नहीं कर पाते ना, आई थिंक ये सिर्फ उन लोगों का इम्तिहान नहीं है बल्कि हमारा भी इम्तिहान है कि हम किस तरह से एक्ट करते हैं, हम किस तरह से इस वक्त में एक दूसरे का साथ देते हैं, यूनाइट होते हैं। ब्रेक में जाने से पहले बादशाह, मैंने आपसे पूछा था कि किस तरह से हमारी गवर्नमेंट गेम प्लान कर सकती है, क्या गेम प्लान इनफैक्ट होना चाहिए हमारी गवर्नमेंट की तरफ से। आपने फंडिंग के हवाले से मेंशन करा, से फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी होना और उसको सही इस्तेमाल होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वक्त देखिए तो हर कोई अपनी तरह से फंड्स इकट्ठे करने में लगा हुआ है। आप एक कलेक्टिव एफर्ट नहीं देख रहे गवर्नमेंट की तरफ से, बल्कि एक सेपरेट, आपको ना सिर्फ डिफरेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की तरफ से, बल्कि आवाम में अगर आप देखें तो आपको सेपरेट इनिशिएटिव्स नजर आएंगे, एसोसिएशंस अपना कर रही हैं। अच्छी बात है कि गवर्नमेंट अलोन नहीं कर रही एक तरफ,
बट ऑल्सो क्या इससे ये भी साबित होता है या पता चलता है कि अवाम का गवर्नमेंट पर ट्रस्ट नहीं है? आपकी बात बुझा दी। आप देखें कि हमारे पंजाब का जो एक जनूबी 2-3 शहर हैं इस वक्त इंतहाई डैमेज हो चुके हैं, लेकिन हमारी सूबाई गवर्नमेंट नज़र नहीं आ रही। मीडिया रोज़ आपको देखता है, मीडिया रोज़ दिखाता है कि हमारा जो पंजाब का वज़ीर आला पंजाब है वो आज तक उसको इस पूरे सिनेरियो में हमने वो किसी भी शहर में उसकी एक्टिविटी नहीं देखी। पंजाब गवर्नमेंट इस वक्त बदकिस्मती से सिर्फ और सिर्फ अपनी एडजस्टमेंट में बैठी हुई है, लगी हुई है। उनको अपने पंजाब के लोगों का मैं सूबाई तौसब की बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन फिर भी जैसे कि सिंध का वज़ीर आला है वो हर रोज़ उस जगह पहुंचा होता है जहां लोग मर रहे हैं और जिनके जो घर से बेघर हुए हैं, उस जगह जहां से नुकसान हुआ सिंध में, जहां पानी ने उनको मिर्जामेड कर दिया है, वहां का वो वज़ीर आला जो सिंध है वो वहां पहुंचा होता है। हमारे पंजाब का वज़ीर आला कहाँ है? हमने आज तक मीडिया ने नहीं दिखाया कि वो किसी जगह पे भी हमें नजर आया हो। ये अगर हुकूमत नहीं चाहेगी तो अवाम कैसे उनको सपोर्ट करेगी? इस वक्त उनको हुकूमत को आगे लगना चाहिए, अवाम उनके पीछे है, नो डाउट। ये अभी पंजाब का जहाँ जैसे वफाकी हुकूमत ने अपना अकाउंट दिया हुआ, लोग उसमें पैसे जमा करवा रहे हैं, उसमें उसका फ़ायदा इसको जमा करवाने का मकसद ये है कि वो पैसा पूरे पाकिस्तान में लगता है। तो इस ऐसे जिस तरह का हमारे इसमें और एक हमारा अलमिया है कि जब ऐसे बहरान आते हैं तो वो लोग जो इसका बहरान का फ़ायदा उठाते हैं, आम लोग, अभी आप देखिए कि पूरे फैसलाबाद शहर में आपको गदागर नज़र नहीं आ रहा, वो सारे उधर पहुंच चुके हैं, उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां सलाफत खान के इलाके में वो जो लोग सामान लेकर जा रहे हैं, रास्ते में 2-3 ऐसे इंसिडेंट हुए हैं कि उनके ट्रक लूट लिए गए हैं। तो ये जो बदकिस्मती है कि हमारी जो ख़ास एक सोच है जो चाहती है कि हमारा ही पेट भरे, उन लोगों का भी उनको कैफे किरदार तक बचाना चाहिए। यह हुकूमत का फ़र्ज़ है ना। तो हुकूमत अगर काम नहीं करेगी, अगर हमारी सूबाई गवर्नमेंट काम नहीं करेगी तो बदकिस्मती है इस मुल्क की भी और हमारी भी। इस वक्त मेरे ख्याल के चारों सूबों को, अगर 4 सूबे हैं तो पाकिस्तान है, वफाक है, चारों सूबों को, जैसे कि वफाकी हुकूमत ने चारों सूबों के वज़ीर आला को बुलाया था मीटिंग में कि आएँ आप और बैठ के हम अपने लोगों को रिलीफ देने की कोशिश करें, लोगों के काम करें, लोगों के साथ चलें, लोगों को इस मुश्किल की घड़ी से निकालें। लेकिन बदकिस्मती है कि 2 सूबों के वज़ीर आला उस कमेटी में नहीं पहुँचे। ये इससे बड़ा अलमिया हमारा क्या हो सकता है कि हम एक सियासी सोच रखते हुए, एक सियासी बुग़्ज़ रखते हुए हम वफाक के साथ नहीं बैठते। ये इंतहाई ख़तरनाक बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अवाम देखो, अवाम मैंने वोट दिया है, मैंने किस पार्टी को वोट दिया वो अलग इशू है, लेकिन मैं पाकिस्तानी हूँ, मुझे अपने मुल्क से मोहब्बत होनी चाहिए। मुझे अपने मुल्क से पहले जो नेशन बनने की कोशिश करनी चाहिए कि मैं अपना एक सच्चा मुसलमान और सच्चा पाकिस्तानी हूँ। अगर मैं अपने आप को सच्चा पाकिस्तानी बनाने की कोशिश करूँगा तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारे जो आदि मसाइल वो ख़त्म हो जाएंगे। मैं समझ सकती हूँ कि आप किन चीज़ों के बारे में बात करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स अगर हम करंट सूरत हाल को एनालाइज करें तो पॉलिटिकल स्ट्रगल्स तो बड़ी दूर रह जाती हैं। यूनाइटेड एक फॉर्मेशन हमें नज़र आनी चाहिए गवर्नमेंट के अंदर, लेकिन क्लियरली हमें नज़र नहीं आती है। अगर हम डैम्स के हवाले से बात करते हैं, पिछले कुछ अरसे में अगर आप देखें कहीं पर भी डैम कंस्ट्रक्शन, अभी रिसेंटली कुछ डैम्स को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, लेकिन अगर हम पिछले कुछ डेकेड्स को देखते हैं हमें कोई मेजर डैम कंस्ट्रक्शंस नज़र नहीं आई है। इसके पीछे क्या रीज़न थी और क्यों हमारे पॉलिसी मेकर्स या हमारे जो भी प्री डिज़ास्टर मैनेजमेंट के हवाले से क्यों काम नहीं किया गया इन द पास्ट? असल में हमारे मुल्क की हमारी बदकिस्मती रही है कि यहाँ एक जमहूरियत सिस्टम चल नहीं पाया। इसमें माशाल्लाह अगर हमें 75 साल हो चुके हैं पाकिस्तान बने को, तो उसमें 45 साल तो हमारी वो हुकूमत रही है जो एक डिक्टेटरशिप जिसको हम कहते हैं, वो तो उन लोगों का अवाम के साथ कोई इतना तल्लुक होता नहीं है। पार्लियामेंट्री सियासत जो होती है उसमें उन लोगों का अवाम के साथ कॉन्टैक्ट होता है, क्योंकि उन्होंने वोट लेकर आना होता है, उन्होंने अवाम की बात करनी होती है। उन्होंने अवाम की कोई भी सियासी जमात है ना, जिसने वोट हासिल लेना है, जिसने इलेक्शन लड़ना है, उसने अपने अवाम की बात सुन करनी है।
इसमें नो डाउट कोई 2, 3, 4 जितनी भी पार्टी हैं, सब ने आवाम के लिए काम करने के लिए करना है तो उन्होंने वोट देना है। तो डिक्टेटरशिप जो होती है उसको आवाम के साथ कोई कनेक्ट नहीं होता। अगर हमारे डैम नहीं बने या डैम अगर बनाए भी गए थे तो वो भी एक अलमिया है। अगर हम कहते हैं हम जी डिक्टेटरशिप जन अयूब ने ये तरबेला डैम बना दिया तो उसने हमारे 3 दरिया बेचे भी तो थे ना। अगर वो 3 दरिया हमारे ना बेचता तो हमें डैम की जरूरत नहीं लेनी थी। अगर वो बेचे थे तो फिर इन्होंने डैम बनाने की कोशिश की थी लोगों को बताने की, क्योंकि मजबूरी थी। अगर डैम ना बनता तो हमारा जो पानी का कहत है वो बहुत ज़्यादा हो जाना था। उसके हवाले से अक्सर लोग कालाबाग डैम की बात करते हैं। कालाबाग डैम देखें, कालाबाग डैम एक 1929 में अंग्रेज ने डिज़ाइन किया था। उसके लिए अगर नहीं बनाया तो कुछ फनी वजूहत होगी ना। अगर आज भी जब भी डिक्टेटरशिप की हुकूमत आई है कालाबाग डैम का इशू बना है, अक्सर लोग कहते हैं कि सिंध वाले मुखालफत करते हैं। सिंध वाले मुखालफत नहीं करते। असल में हमारी जो हमारा खैबर पख्तूनख्वा है, बलोचिस्तान है और सिंध है, ये तीनों एक दरिया जो हमारा एक सिंध है जो उन तीनों सूबों को क्रॉस करता है। आज से 300 साल पहले किसी ने सोचा था कि ये पाकिस्तान ये बड़े सी डिवाइड होगा? नहीं सोचा था, नहीं हुआ। अगर हुआ है तो आज हमारे पास जब हम बात करते हैं कालाबाग डैम की, हम कहते हैं सिंध वाले नहीं बनने दे रहे, तो उनकी भी एक बहुत बड़ी लाचक है कि अगर अल्लाह ना करे कल कलाम को, जैसे कि हमारी जो इस वक्त हमारा माफिया हमारे मुल्क को जिसने पहले तोड़ा है, हमारे 27 साल बाद हमारा पाकिस्तान टूट गया था, उसके बाद अभी भी वो लगा हुआ है 4 इन हिस्सों को पकड़ने के लिए। अगर अल्लाह ना करे अगर हमारे 4 सूबे भी इस वक्त हमारे डैमेज हो जाते हैं, इसमें अगर कालाबाग डैम बना हुआ तो सिंध वालों को तो बेचारे वो खत्म हो जाएंगे, वो पानी नहीं आगे जाएगा उनके पास। तो उसके लिए बहुत इशू है। उसके शहरा है, स्वाबी है, जो वो शहर वो नीचे हैं। अल्लाह ना करे कोई ऐसा बंद टूट जाता है या ऐसा मामला हो जाता है तो वो तकरीबन 3-4 शहर हैं जो सवा हस्ती से मिट जाएंगे। तो इसमें उनकी भी मजबूरी है। इसके अलावा हमने जरदारी साहब ने जब बादशाह डैम का जिक्र किया था, अगर कालाबाग डैम नहीं थे, इसके अलावा हम और डैम भी बना सकते हैं। बदकिस्मती है कि हमारी ना उसकी बुनियाद तो रख दी गई, लेकिन उसके बाद हमारा एक चीफ जस्टिस साहब थे मोहतरम साकन, उन्होंने डैम का एक इशू उठाया था और मेरा ख्याल है कि जितने पैसे डैम के इकट्ठे हुए थे वो हमें आज तक नज़र नहीं आ रहे कि वो पैसा किधर गया। तो इसलिए डैम बढ़ने चाहिए। इस वक्त हमारी ज़रूरत है डैम की, इसमें नो डाउट इसमें शक नहीं करती, लेकिन ये है कि इसमें वो ही हुकूमत बनाएगी जो हुकूमत मजबूत हो। एंड ऑफ कोर्स किसी भी हुकूमत का मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है। मज़ीद गुफ्तगू करने से पहले ब्रेक लेते हैं, कहीं में जाएगा हमारे साथ। वेलकम बैक। सीरियल चैनल में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी। स्पेशली आज हमारी कोशिश थी कि फ्लड इफेक्टेड एरियाज़ के हवाले से किस तरह से वो रीबिल्ड होंगे और पॉलिटिकल सिनेरियो इस वक्त कितना फेवरेबल या अनफेवरेबल है क्वाइट ऑनेस्टली इस सारे सिनेरियो को लेकर। आई डू फील लाइक कि पिछले कुछ डेकेड्स में अगर हमने प्रॉपर प्लानिंग की होती फ्लड रिलीफ के हवाले से, अगर हमने प्रॉपर प्लानिंग की होती प्री डिज़ास्टर के हवाले से, तो शायद आज ये सूरत हाल हमें ना देखने पड़ते। एट द एंड ऑफ द डे जब भी कोई डिज़ास्टर या कैटास्ट्रोफी होती है, चाहे वो नेचुरल हो स्पेशली, तो उसके लिए ना सिर्फ पहले का बल्कि बाद का भी प्लान मौजूद होना चाहिए। और अफसोस की बात यह है कि बाद में तो हम प्लानिंग ज़रूर करते हैं एंड वी ट्राई एंड पिक अप द पीसेस या उस डैमेज को रिवर्स करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम पहले या प्रिवेंट करने के लिए उस डैमेज को या उसको लिमिट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हमारे पास ज़्यादा कोई प्लान्स मौजूद नहीं होते। और ये बहुत अफसोस की बात है। इसी वजह से ये फ्लड्स भी आई डू बिलीव कि इस बेहतर मैनेजमेंट के साथ, प्लानिंग के साथ, इनसे जो जिंदगियां इम्पैक्ट हुई हैं, जो घर या जो इलाके इम्पैक्ट हुए हैं, उनको एटलीस्ट कम किया जा सकता है। ऑफ कोर्स आप किसी भी नेचुरल डिजास्टर को कम्प्लीटली रोक नहीं सकते, बट आप उसको कम ज़रूर कर सकते हैं। उसके इम्पैक्ट को, लॉस ऑफ लाइफ को, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी को कम ज़रूर कर सकते हैं। बट साहब, आप अग्री करते हैं इस बात से कि अगर हमारे पास प्री प्लान होती चीज़ें, एक प्लान मौजूद होता पहले से जिस पर हमें पता होता कि अच्छा ये सूरत हाल बन सकती हैं, डेवलप हो सकते हैं, तो हम पहले से इसको तैयार करके रखें?
असल तो हमारी बदकिस्मती यही है कि हमारा एक सियासी, देखो हर चीज़ के पीछे हमारी एक जमहूरियत और हमारा सियासी एलिमेंट होना बहुत ज़रूरी है। मुल्क में सियासी इस्तेकाम होना बहुत ज़रूरी है। प्लान बनते हैं, हाँ जी, प्लान बनते हैं, लेकिन आप देखें कि हमारे मुल्क में जो सियासी सूरत हाल है, जब पाकिस्तान बना था तकरीबन 1947 में बना, 1956 तक हमारी तकरीबन 7-8 गवर्नमेंटें, हमारे जो वज़ीर आज़म जो उनको फारिग किया गया 7-8 साल में। उसके बाद मार्शल लॉ 11 साल, 12 साल, 13 साल रहा है। उसके बाद जब 88 में दोबारा सियासी हम आए, सियासी इलेक्शन वाला आए, उसमें भी आप देख लें कि 88 से लेकर 2002 तक 2 साल 2.5 साल दिए गए सियासी गवर्नमेंट को। बदकिस्मती से फिर मार्शल आया, उसने भी 9-10 साल गुजारे। जब 2007 में आया, इलेक्शन हुए, तो उस वक्त जो गवर्नमेंट बनी थी उन्होंने इसको सियासी जद्दोजहद करते हुए इस मुल्क को 5 साल पूरे करवाए। पार्लियामेंट को 5 साल पूरे करवाए। बदकिस्मती से उनका जो वज़ीर आज़म था वो भी 4 साल बाद फारिग किया गया, 4 साल बाद वज़ीर आज़म फारिग कर गया, लेकिन उन्होंने पार्लियामेंट को 5 साल पूरे करवाए। उसके बाद 13 में जो हुकूमत बनी, उसका भी जो वज़ीर आज़म बना वो भी 4 साल बाद फारिग किया गया। ये देखिए, ये एक बहुत बड़ा अलमी है हमारे साथ, लेकिन पार्लियामेंट को 5 साल पूरे करवाए गए। उसके बाद जो 18 में हुकूमत बनी, उसका भी वज़ीर आज़म 4 साल बाद फारिग किया गया। ये भी बहुत बड़ा अलमिया है हमारे साथ, इस मुल्क के साथ। लेकिन हम, ये खुश आइन बात है कि हमारी पार्लियामेंट जो वो 5 साल पूरे कर रही है। इसी तरह से अगर हमारे दो इलेक्शन और हो जाए, 2 पार्लियामेंट अपने 5 साल पूरे कर जाएंगी, तो वो माफिया जिसने पंजे गाड़े हुए हैं इस मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए, उसके पंजे कमज़ोर होंगे। फिर हम प्लानिंग वाल जाएंगे, फिर हम अगर प्लान करेंगे तो हमारा एक टाइम पीरियड चलेगा। हमें तो मौका दिया ही नहीं गया किसी भी सियासी गवर्नमेंट को वो एक प्लान बनाएं और उसको पूरा कर लें। देखिए जुल्फ़िकार भुट्टो साहब ने, भुट्टो मोहम्मद शहीद ने 1977 में, और जब उनकी हुकूमत पड़ी, उन्होंने कि 4 साल में उतने काम आज तक किसी ने 70 साल में नहीं किए जो वो 4 साल में वो बंदा शख्स कर गया इस मुल्क के लिए। अगर वो उसको 5 साल और मिल जाते तो आज पाकिस्तान किधर होना था, आज इसमें, आज हमारा मुल्क दुनिया में तरक्की याफ्ता शुमार होना था। यही वजह कि जो हम लोग प्लान करती है हमारी कोई भी सियासी गवर्नमेंट, उसको वो चले नहीं देते। सियासी गवर्नमेंट को इस तरह डिस्टर्ब करते हैं कि वो अपने प्लान पे कामयाब करवाने के लिए कुछ कर ही नहीं सकती। वो सिर्फ बदकिस्मती है कि जो हमारा माफिया जिसने हमारे इस मुल्क के सिस्टम को घेरा हुआ है, वो हमें चलने नहीं दे रहा। वो हमारा सियासी इस्तेकाम जो वो उसको डैमेज कर रहा है, उसको फलने फूलने नहीं दे रहा। इस वक्त ज़रूरत है हमारे मुल्क को कि हमारा सियासी इस्तेकाम, इस मुल्क को जमहूरियत जो है वो मजबूत हो। जितनी जमहूरियत और सियासी इस्तेकाम मजबूत होगा, हमारे प्लान भी बनेंगे, हमारा इस मुल्क की आवाम के लिए काम भी होंगे, और हमारा मुल्क जो बेहतरी वाल भी जाएगा। और इंशाअल्लाह ताला अगर इसी तरह हमारा जमहूरी सिस्टम चलता रहा तो हम इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में हम एक बेहतरीन कौम बनकर इंशाअल्लाह उभरेंगे। हमें अच्छे की उम्मीद है, लेकिन सिर्फ यह है कि हमारे मुल्क जो हमारा मुल्क है इसको जमहूरियत में चलना चाहिए। अगर हम जमहूरियत नहीं चलने देंगे, हम सिस्टम को ख़राब करेंगे, तो फिर कोई प्लान भी आप बना लें वो कामयाब नहीं होगा। आपको लगता है इस वक्त हमारा मुल्क जमहूरियत के साथ चल रहा है? बिल्कुल, इस वक्त बिल्कुल अगर जमहूरियत से चल रहा है तो इस वक्त गवर्नमेंट है बना है। आज तो अगर हम मुमकिन था कि माशाल्लाह लगा होता। अगर हमारी पार्लियामेंट चल रही है ना, पार्लियामेंट जमहूरियत है, पार्लियामेंट ही तकीर है हमारी। अगर क्योंकि पार्लियामेंट ही इस पूरे वफाक का एक असम्बल है। अगर आपकी पार्लियामेंट मजबूत है, आपका वफाक मजबूत है। अगर आपकी पार्लियामेंट चल रही है, समझो आपका पाकिस्तान चल रहा है। अगर आपकी पार्लियामेंट डैमेज हो जाए तो आपका वफाक कमज़ोर हो जाएगा। अगर वफाक कमज़ोर हो गया तो मुल्क कमज़ोर होगा। तो इससे में हमारी बका ही हमारी पार्लियामेंट में है। इसलिए हम अपनी पार्लियामेंट की हमें इज्जत करनी चाहिए। हमारा जो साबका वज़ीर-ए-आज़म है वो तो पार्लियामेंट की इतनी बस क्या कहें, वो तो जूती की नोक पर भी इसको लिखता है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद वो पार्लियामेंट में जाने का अभी भी उसके पास मौका था, अभी भी मौका है। आए पार्लियामेंट में बैठे। जब आप लोग पार्लियामेंट में बैठेंगे तो
प्लान बनेंगे, डिसाइड होगा, अवाम के लिए कोई फ़ायदेमंद कुछ ऐसे आप बिल पास करवाएंगे, उसके लिए अवाम के लिए अपने वहाँ बैठ कर को काम कर रहे हैं ना। अगर आप पार्लियामेंट में बैठे नहीं, जलसों में आप क्या करेंगे? रोड पे तो कुछ ही नहीं हो सका। हमेशा पाकिस्तान अगर आइन है तो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट ही हमारे पास बेहतरीन फॉर्म होता है जिससे हम अपने आइन के मुताबिक अपने सिस्टम को चला सकते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए। मैं तो खान साहब से हम तो गुजारिश करेंगे, गुजारा आप आए पार्लियामेंट में बैठे, आपके पास 155 सीटें हैं, बैठे आए, चलाएं निज़ाम। अगर हुकूमत कहीं ऐसा गलत काम करती है तो आप रोकें पार्लियामेंट में बैठ कर को। जैसे में तो आप रोक ही नहीं सकते, अच्छा तो आप पार्लियामेंट में उसमें रोकेंगे। जैसे ये बिल का ये नैब का बिल उन्होंने मंजूर करवा लिया जी, अगर आप बैठे होते तो शायद ये ना करवा सकते। इसलिए पार्लियामेंट को मजबूत होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारी पार्लियामेंट मजबूत नहीं होगी, हमारे जो भी हम प्लान बना लेंगे इस अवाम के लिए वो कारगर नहीं साहब। अभी रिसेंटली हमारे पास कुछ ऑफ कोर्स ना सिर्फ फंडिंग के हवाले से काफ़ी सारी फंडिंग पाकिस्तान में आई है, फ्लड रिलीफ के हवाले से डोनेशन ड्राइव्स की जा रही हैं। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से फंड किया गया है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को, इनिशिएटिव्स को, उन लोगों के लिए, इन इलाकों के लिए। उसके अलावा भी अगर हम बात करते हैं, हमारी लोन डील्स कुछ गो थ्रू होती हुई नज़र आ रही हैं, चीज़ें कुछ हद तक बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं, डॉलर प्राइस कम हो गई है, लेकिन उसका इम्पैक्ट ग्राउंड लेवल पर अभी तक कोई नज़र नहीं आया। और इनफैक्ट इफ़ एनीथिंग चीज़ें ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती हुई नज़र आती हैं। आवाम को रिलीफ क्यों नहीं दिया जाता? अभी देखिए, अभी मेरा ख्याल है कि हम इस हुकूमत ने FIM से अब कह लगे हमारे लोन से लेकर अभी तक वो कामयाब नहीं हो रहे थे। बदकिस्मती जैसे कि हमारा जो ये कुदरती आफात आ गई, अभी पैसा पाकिस्तान को मिलना शुरू हो चुका है और उसका जो रिलीफ है वो हमको अभी मिलना बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि डॉलर भी नीचे आ रहा है, बाकी मामलात भी काफ़ी हद तक अब जो रेट आप देखें कि पहले जब आफात आती थी या ऐसा मसला होता था लोग चीज़ों को शॉर्टेज कर लेते थे। अभी आपको मैं दावे से कहता हूँ कि हमारे ताजरों ने इस वक्त इस चीज़ को कंडम किया है और आप जो भी चीज़ लेने चल जाएं मार्केट में आपको अवेलेबल होगी और रेट में मिलेगी आपको। ये बहुत खुशाइन बात हुई है इस दफ़ा कि लोगों को अवेयरनेस हुई है, लोगों ने अपना इस आफात में अपने मुनाफे को नहीं सोचा। ये मैं अपने ताजरों को मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। हकीकत है कि क्योंकि मैं मार्केट में रहता हूँ, मैं बाज़ार में ग्राउंड रियालिटी में हूँ, हमने जो इस वक्त जो चीज़ें हम भिजवा रहे हैं, जो चीज़ें हम अपने बहन भाइयों को जो हम फंसे हुए हैं शराब की वजह से, उनको जो हम सामान परचेज करने जा रहे हैं तो वो हमें हर चीज़ मिल रही है और रेट पे मिल रही है। वरना तो हम सोच भी नहीं सकते थे कि ये हमारी, हम कहते थे कि हम मुसलमान हैं, हम तो इस जैसे हमारा रमज़ान आता है तो हमारे रेट्स बहुत बढ़ जाते हैं चीज़ों के। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त लोगों ने वो कौमी जज्बा जो है इस वक्त मैं समझता हूँ कि हमारे लोगों में मौजूद है और उन्होंने अपने मुनाफे को परे कर दिया। लेकिन काली बेड़े होती हैं चंद, लेकिन इस वक्त मेरा ख्याल है कि हमें काली बेड़ नजर नहीं है। वैसे भी आई थिंक ताजर किसी भी मुल्क की इकोनॉमी की बैकबोन होते हैं। आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आज हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। यहाँ पर आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।